So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. The first topic is India China to continue dialogues to achieve progress on border issues. Now, in case of this topic, the key points are Defense Minister Rajnath Singh met his Chinese counterpart on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in Qingdao, चाइना. मेन इशू क्या डिस्कशन का था इस टॉपिक में जो मेंशन किया जा रहा है उसके हिसाब से जो मेन इशू डिस्कशन का था दैट वाज ऑन गोइंग बॉर्डर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. पोस्ट 2020 स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख, यानी 2020 के बाद जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उससे रिलेटेड मीटिंग हुई थी. सो बोथ साइड्स एम्फेसाइज डायलॉग टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड अचीव कंप्लीट डिसएंगेजमेंट्स. सो व्हाट वर द बेसिक हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग? इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी along LAC, that is the line of actual control, and need for in-depth discussions to find solutions for demarcation and perception differences over border. Yes, defense ministers discussed broader relations, military disengagements and border managements, stressed early resolution for normalcy in bilateral relations. सो यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस में जो नॉर्मलसी है उसको ब्रिंग इन करने के लिए भी डिस्कशंस हुए थे. उसके अलावा और डिस्कशंस क्या थे वो आपके काउंटर टेररिज्म पे थे, और उसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज अंडर SCO. अब अगर हम कंसेप्चुअल बेसिस पे बात करें तो जो UPSC के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट इज़ बेसिकली एन अनऑफिशियल डिमार्केशन लाइन. ओके, एंड द बाउंड्री स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ फोकस्ड अराउंड 3 सेक्टर्स, दैट इज़ द वेस्टर्न सेक्टर, that is Ladakh, Aksai Chin. Middle sector, अब मिडिल सेक्टर में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न सेक्टर दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. ये LAC के अक्रॉस में आते हैं. अब मेन डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो अक्साई चीन है. वो हमेशा ही डिस्प्यूट में रहती है. क्यों डिस्प्यूट में है? क्योंकि वैसे तो ये भाग इंडिया का है बट दैट इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय चाइना. ओके, एंड ऑल्सो क्लेम्ड बाय इंडिया. सो अरुणाचल प्रदेश is also claimed by China as South Tibet. So they say it as South Tibet. बॉर्डर लेंथ जो है वो अराउंड 3488 किलोमीटर है. ठीक है, दैट इज़ नॉट फुल्ली डिमार्केटेड. अब इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स पास्ट में क्या क्या हुए हैं? दैट इज़ अग्रीमेंट ऑफ 1993, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड LAC. 1996 का अग्रीमेंट हुआ था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड लिए गए थे. 2005 का प्रोटोकॉल हुआ था. मोडालिटीज़ फॉर CBMs अलॉन्ग द LAC एंड बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट BDCA in 2013.
ये किस लिए हुआ था? फॉर मेंटेनिंग पीस। 2020 में भी स्टैंड ऑफ हुआ था, गलवान क्राइसिस, द क्लैश इन गलवान वैली, जो कि जून 15 2020 को आकर हुआ था. That led to first casualties in the decades. So disengagement talks held in multiple rounds. China built infrastructure in contested zones and India responded with counter deployments and infrastructural push. अब इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सो ये उसी 2020 के स्टैंड ऑफ के बारे में बात की गई है, जो गलवान घाटी का जो इशू हुआ था. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं? China's growing assertiveness across LAC is linked to larger strategic competition. Relations affected are trade dependencies, SCO and BRICS, and India's Indo-Pacific strategy. So this calls for a new equilibrium in India-China tensions and relations. अब इसका यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले तो जो है आपका इंडिया का रिलेशन विद नेबर्स, that holds a significance importance with respect to IR, इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये. बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स जैसे SCO हो गया, ये GS पेपर 2 का पार्ट है. इसके अलावा GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट आ जाता है आपका. सो पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मेंस GS पेपर 2 में, मतलब दिस इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन, यू मे नॉट कॉल इट एज अ प्रिडिक्शन, बट येस एक इंसाइट है that discuss the significance of continuous dialogue between India and China in maintaining peace along LAC. How can SCO facilitate this engagement? सो यानी कि यहाँ पर रोल ऑफ SCO पूछा जा रहा है. अब मैंने आपको हिंट दे दिया, आप चाहे तो एक आंसर प्रिपेयर करके मुझे भेज सकते हैं वाया द लिंक प्रोवाइडेड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स रिलेट्स टू द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर. वैसे प्रीलिम्स में तो इसका आने का उतना कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1993 के जो बॉर्डर पीस एग्रीमेंट हुआ था वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आता है. पहले क्या आ चुका है यूपीएससी से रिलेटेड PYQs में? तो GS पेपर 2 में मेंस में ऑलरेडी 2020 में आ चुका है क्वेश्चन that recent standoff between India and China along LAC has highlighted the necessity for relook at the border management strategy. C. Border management strategy से related आ चुका है, discuss. 2021 में भी आ चुका है ये. Analyze the role of border dispute in affecting bilateral relations between India and China. प्रीलिम्स में भी आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आपका आ चुका है 2020 में और 2017 में आ चुका है GS पेपर 2 में. सो 2020 में विथ रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग. इंडिया एंड चाइना बिकेम इट्स मेंबर इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इट्स मेंबर इन 2017. सो येस, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा था कि 2017 में ही इंडिया और चाइना ने ज्वाइन किया था. SCO has an observer status in the UN General Assembly. Which of the following statements is correct? तो yes, both are correct. Observer status भी है.
यूएन जनरल असेंबली में इसका। मेंस 2017 जीएस पेपर 2 की हम बात करें तो चाइना इज़ यूजिंग इट्स इकोनॉमिकल रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज अ टूल टू डेवलप रीजनल इन्फ्लुएंस। डिस्कस दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। सो कहाँ रीजनल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है? ये बॉर्डर एरियाज़ में बात हो रही है रीजनल इन्फ्लुएंस की, ठीक है। ये साउथ एशिया में इसका क्या रीजनल इन्फ्लुएंस है चाइना का। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया इज़ ट्राइंग for US trade deal by July 8 deadline। सो इसका कंटेक्स्ट अगर हम बेसिकली बात करें तो इंडिया एंड US आर नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील अहेड ऑफ July 8 डेडलाइन। द टॉक्स इन्वॉल्व इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड US कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस। US Commerce Secretary Howard Lutnick, not Wilbur Ross. So the core issue is that we all know about the reciprocal tariffs. So US imposed higher tariffs on steel, aluminium imports from India in 2018, citing नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो यानी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर यूएस ने इम्पोज किए थे हायर टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इन 2018। सो इंडिया रिटेलिएटेड विद टैरिफ्स ऑन 28 यूएस प्रोडक्ट्स, एग्जांपल आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स एक्सेट्रा। सो रिमूवल ऑफ यूएस टैरिफ रिमेन्स इंडियाज़ प्राइमरी डिमांड। ये इंडिया की डिमांड है। अब यूएस की क्या डिमांड है? यूएस की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि उनको ग्रेटर एक्सेस मिले किस फील्ड में? दे वांट ग्रेटर एक्सेस फॉर यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स टू इंडियन मार्केट, यानी दे वांट टू लॉन्च यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स टू इंडियन मार्केट। अब कंसर्न क्या है? दैट कंसर्न ओवर प्रेजेंस ऑफ बोवीन सीरम इन फीड यूज्ड फॉर अमेरिकन काउज, अ रिलीजियस एंड कल्चरल इशू इन इंडिया। सो ये एक रिलीजियस और कल्चरल इशू है। लोअर टैरिफ्स ऑन आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूएस टू इंडिया। ये भी कंसर्न, ये भी चाहिए यूएस को, ये भी यूएस की डिमांड है। अब ट्रेड टाइमलाइन क्या है? दैट 90-day पॉज डिक्लेयर्ड बाय यूएस ऑन इम्पोजिंग फर्दर ट्रेड एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। July 8, the last day of US Congress legislative session before spending cuts bill is the deadline. Okay. So strategic angle की अगर हम बात करें तो trade issues linked to broader Indo-US strategic partnership and growing alignment in Indo-Pacific, but economic irritants persist. अब अगर हम बात करें तो की इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस जो हैं वो हैं जेम्स एंड ज्वेलरी की फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं। ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। अब की एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, उसमें एयरक्राफ्ट आ जाता है आपका, यानी यूएस एक्सपोर्ट क्या करता है इंडिया में? ऑयल एंड गैस आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, मशीनरी आ जाती है,
एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो ये यूएस जो है ये एक्सपोर्ट करता है। अब ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या अराइज हुए हैं, बेसिकली जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उसे यूएस ने टर्मिनेट कर दिया है एज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो जीएसपी बेनिफिट है उसे टर्मिनेट कर दिया इन 2019 साइटिंग मार्केट एक्सेस इश्यूज। ठीक है, सो जीएसपी अलाउज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फॉर dollar and that is around 5.6 billion worth goods। अब टैरिफ इश्यूज यही हैं कि यूएस ने क्योंकि 232 टैरिफ ऑफ द यूएस सेक्शन उसके अंडर में लगाया है, पोज किया है स्टील और एल्युमिनियम पे, तो इंडिया ने रिटेलिएट किया है। डेयरी में इशू क्या है, वी ऑल नो कि जो सीरम यूज़ होता है बोविन सीरम, वो कहीं ना कहीं लिंक टू रिलीजियस इंसेंटिव्स है। ठीक है, तो उसे लॉन्च नहीं कर सकते। अब यूपीएससी के रिलेवेंस में आपका जो बायलैटरल रिलेशंस है जीएस पेपर 2 से वो कवर अप हो जाता है इस एस्पेक्ट में। फिर इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस हो जाते हैं, इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो जाती है। उसमें क्या मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे डील करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, व्हाट इंडिया शुड डू, व्हाट यूएस शुड डू। ठीक है, और अगर बात नहीं बनती है तो किधर इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डाइवर्ट करने चाहिए। अब GS3 में मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसीज़, WTO एंड टैरिफ्स के बारे में वो होता है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है दैट इकोनॉमिक डिफरेंसेस परसिस्ट डिस्पाइट ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इन इंडिया यूएस रिलेशंस। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ रीसेंट ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑनगोइंग ट्रेड प्रॉब्लम्स। फिर एक और आ सकता है जैसे हाउ डू टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अफेक्ट इंडियाज ट्रेड नेगोशिएशंस with US, discussed with recent examples. Examine the impact of US withdrawal of GSP benefits on Indian exports. What policy measures can mitigate this impact? उसके अलावा और क्या आ सकता है, इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक ये आ सकता है कि आपका इंडियाज़ डोमेस्टिक सेंसिटिवनेस समटाइम्स become a barrier in concluding trade agreements discussed with reference to dairy dispute between India and US. और उसके अलावा प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकता है कि 2019 में यूएस ने जो जीएसपी उसे टर्मिनेट किया था और इंडिया ने रिएक्शन में रिटेलिएटरी टैरिफ्स यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इम्पोज किए थे या नहीं किए थे। बोविन सीरम जो है वो एनिमल फीड में यूज़ होता है, वो कंसर्न है इंडिया के लिए फॉर यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स। दिस इज़ बोविन सीरम स्पेलिंग। सो बेसिकली ये सीरम का यूज़ होता है वहाँ के कैटल में, तो ये एक कल्चरल एस्पेक्ट भी बन जाता है। क्यों कल्चरल एस्पेक्ट होता है, आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। बोविन सीरम किस तरीके से कल्चरल हर्डल बन जाता है इंडिया में फॉर यूएस मार्केट एक्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब यहाँ पर जो कोर इशू डिस्कस किया जा रहा है इस टॉपिक में वो दे आर डिस्कसिंग अबाउट मेथडोलॉजी एंड क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग लॉयर्स एज सीनियर एडवोकेट्स अंडर सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब रिसेंट कंटेक्स्ट क्या हुआ है दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंडिया जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया that was revisited in May 2023, and a debate arose over whether existing process for designating are arbitrary and violate Article 14
of the constitution or not. So key legal and constitution points जो इसमें mentioned है, the designation of senior lawyers under section 16 of the Advocates Act 1961, ठीक है. तो इसमें बेसिकली दो क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स मेंशनड है. सीनियर एडवोकेट्स आर डेजिग्नेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ. सो इश्यूज़ रेस्ड क्या है इसमें इस टॉपिक में क्या इश्यूज़ रेज किए गए. दैट प्रोसेस हैज़ क्रिटिसाइज्ड एज लैकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड बीइंग प्रोन टू फेवरेटिज्म, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. हम जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कंसर्न शुरुआत में उठाया था कि फेवरेटिज़म होता है काफ़ी. तो ये इसमें सीनियरिटी में भी काफ़ी इश्यूज़ रेज़ किए जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और फेवरेटिज़म का काफ़ी रोल प्ले होता है. उसके अलावा पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा जयसिंह Jitendra case aims to reduce the arbitrariness. In the Indira Jaising case, not Jitendra. Article 14 का वायलेशन भी बताया जाए दैट आर्बिट्री क्लासिफिकेशन वायलेट द राइट टू इक्वालिटी, डिविजन इनटू सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स सीन एज पोटेंशियली एलिटिस्ट. इलाइट जो क्लास होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी फेवरेटिज्म की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात किए जा रहे हैं. और उसके अलावा इस जो आर्टिकल एडिटोरियल है इसमें इको चैम्बर इफेक्ट की बात की जा रही है. दैट देयर इज़ अ रेफरेंस टू US इको चैम्बर रिपोर्ट Reuters 2014 that states that elite lawyers dominate the legal discourse. And influence the court decisions. So this raises concern that a small legal elite controls significant portions of constitutional litigation. Supreme Court directions in Indira Jaising case 2017 क्या है? That parameters for designation, number of years of practice, judgments in significant cases, and publications and teaching, personality presentation, ये सब होने चाहिए parameters for designation. Also, creation of a permanent committee for assessment and transparency measures were introduced via 2017 orders. Publicly displaying the names of candidates and inviting objections, ये होने चाहिए. अगर आप किसी को सीनियर लॉयर बोलते हो तो उसमें मतलब डेजिग्नेशन अगर दिया जाता है तो पब्लिकली इन नेम्स को डिस्प्ले करना चाहिए और ऑब्जेक्शंस को इनवाइट करना चाहिए. अब यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आपका आ जाता है आर्टिकल 14 जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, इक्वालिटी बिफोर एंड लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है. Any classification must be based on intelligible differentia. Differentia must have a rational nexus with object sought to be achieved. The next topic is a China-led trilateral nexus as India's new challenge. So recently China hosted the first trilateral dialogue between China, Pakistan and Bangladesh. Signaling Beijing's growing strategic ambitions in South Asia. So traditionally China has used bilateral relations, मतलब पहले जो है चाइना ने अपने bilateral relations को यूज़ किया था टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इन द रीजन. यही मैं बात कर रही थी कि बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें क्या इन्फ्लुएंस
करने के लिए चाइना अपना रोल प्ले करता है, मतलब अपने जो ट्रेड रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है, उनको कैसे एक्सर्ट करता है. So, but this trilateral framework indicates a shift towards building coalitions to consolidate its presence and counter India's influence. So basically counter India's influence यानी कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस उसको लो करने के लिए ये यूज़ कर रहा है. So editorial highlights about how China leverages economic projects like Belt and Road Initiatives (BRI), diplomatic platforms like Shanghai Cooperation Organization, and military engagements to create strategic alignments. Pakistan is already deeply tied to China through the China-Pakistan Economic Corridor, while Bangladesh, though cautious, has increased economic engagement with China. So, this evolving trilateral axis poses significant geopolitical challenges for India as it threatens India's strategic space. While India enjoys cultural in its immediate neighborhood and complicates regional dynamics, especially when New Delhi is focused on countering China in Indo-Pacific. So the editorial also underscores that India ties with South Asian neighbors have seen mixed results with while India enjoys cultural and historical linkages, China's economic allure and infrastructural investments provide attractive alertness and alternatives as well. So, regional partners sometimes leverage China's presence to balance relations with India, diluting India's traditional spheres of influence. The article also points out about how the domestic political changes in South Asian countries can disrupt India's relation, further exploited by Beijing. So basically इस article में they are calling for India to craft nuanced regional strategies. Emphasizing sustained economic partnership, connectivity projects, and diplomatic engagement to preserve its primacy in South Asia, and effectively counter China's emerging trilateral initiatives. So next topic is no time to reset. सो वी ऑल नो कि अभी हमने कल ही वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया ने 99th रैंक जो है वो एसडीजी इंडेक्स में पाई है. बट देर आर सम गवर्नेंस गैप्स ऑल्सो. ओके. सो पॉवर्टी दे आर सेइंग दैट फेल फ्रॉम 22% in 2012 to 12% in 2023. Zero hunger, that is SDG 2, remains a concern with 35.5% stunted children and rising obesity. So electricity access has also improved, yet the power quality varies. India is the fourth largest renewable deployer. Rapid digital growth via UPI contrast with rural urban digital divides affecting SDG 4, that is education. Education is still a considerable criteria. Despite infrastructural gains, India lags in SDG 16 indicators like rule of law. SDG 16 के जो indicators हैं उसमें अभी भी इंडिया लैग करता है, लाइक रूल ऑफ लॉ, प्रेस फ्रीडम,
institutional strength, and crucial that are crucial for sustainable development and good governance. अब यूपीएससी के रेलेवेंस में आपका एसडीजी 1, 2, 4, 7 एंड 9 के बारे में, क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक मतलब ऐसे चीजों को पढ़ें जो कि इफेक्टिव हो। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस ज्यादा होना चाहिए rather देन क्वांटिटी। यूपीएससी में कभी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। यानी कि अगर आप सही चीजों पे टारगेट करके अपना स्टडी फ्रेम करते, स्ट्रेटेजाइज करते अपनी पूरी प्रिपरेशन को प्रॉपरली इन अ डिसिप्लिन्ड वे, तो आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन होने के चांसेस है। उसके अलावा जो लक फैक्टर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप पूरा एफर्ट्स डाल रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो, राइट, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। सो बेसिक यही होता है कि आपको टारगेटेड थिंग्स जो होती हैं कम हो, लेकिन वो ऐसी सटीक चीज हो जो कि आप पढ़ सकें और वो एग्जामिनेशन में पूछी भी जाए। उसके अलावा अगर लक हुआ तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ तो मे बी दैट यू मे गाइड सम मोर स्टूडेंट्स लाइक आई एम डूइंग सो। So India rejects supplemental award on Kishen Ganga Rattle hydropower projects. India on Friday categorically rejected the supplemental award by the Court of Arbitration on Kishen Ganga and Rattle hydropower projects in Jammu and Kashmir, saying that it never recognized the Court of Arbitration, a serious breach of Indus Water Treaty, which has been put at abeyance after April 22 terror attack in Pahalgam. सो आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है क्या। किशेन गंगा ये कहाँ पर है? दिस इज अ ब्रांच, ओके, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द रिवर। और ये कौन से रिवर का ब्रांच है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इतना होमवर्क तो आप ही करोगे। So India has never recognized the existence in law of this so-called court of arbitration, and India's position has long been that the constitution of this so-called arbitral body, is in itself a serious breach of the Indus Water Treaty, and consequently any proceedings before this forum and any award or decisions taken by it are also for that reason illegal and per se void. So the External Affairs Minister said after the World Bank's Court of Arbitration gave a supplemental award on Kishen Ganga and Rattle projects. Indian fishermen rights were given away during the emergency, says Shankar. So effects of emergency can still be felt in Tamil Nadu and in India-Sri Lanka relations, as Indira Gandhi government had not protected the interest of the Indian fishermen to fish in the Park Strait while concluding a pact with Sri Lanka, External Affairs Minister S. Jaishankar said. So यहाँ पर बेसिकली इमरजेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है कि what were the several lessons which they have learned, that in 1977 I joined the Indian Foreign Service after clearing the UPSC examination. We used to hear from the senior diplomats on how difficult it was to defend the emergency before the world and how India was criticized because of it. So he said that emergency had taught several lessons, enduring lessons. Never take freedom for granted. Democracy is in our blood and DNA. सो दीज आर द सेवरल लेसन्स। ये तो इनका स्टेटमेंट था, बट यहाँ पर यूपीएससी के रिलेवेंस में आपका जो है वो इमरजेंसी आ जाता है, और इंडियन फिशरमैन्स राइट जो है वो क्या इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं इन
India's marine trade, or you may say as the marine animals trade. ठीक है, क्योंकि मरीन एनिमल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बिल्डअप करते हैं. सो इसमें क्या रोल प्ले करते हैं ये, इस एस्पेक्ट में भी कंसेप्चुअल नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा. और अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है अभी रिसेंट में ब्लू रेवोल्यूशन के तहत, तो ये भी आपने मेंशन करना है. ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन फॉर इंडियन फिशरमैन है अभी पोज किया गया है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. So next is Assam, Mizoram draft rules to curb illegal immigration. So Assam and Mizoram are drafting new rules to curb illegal immigration from Bangladesh and Myanmar. ये एक basic gist है इसका. And soon only the district commissioners will have the power to issue Aadhaar cards, as said by the Assam CM. So Assam plans to restrict Aadhaar card issuance to the district authorities only, tightening security over new adult applications to prevent Bangladeshi nationals from acquiring IDs illegally. Mizoram proposes seizing identity cards of the Myanmar nationals frequently crossing the border. Assam flagged districts like Dhubri and Morigaon for high Aadhaar coverage exceeding 100%, raising concerns of illegal entries. The move reflects the growing security and demographic concerns in the नॉर्थ ईस्ट. अब यूपीएससी के रिलेवेंस में जो आपका इंपॉर्टेंस होल्ड करता है वो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ जाता है. And how do the northeastern or the bordering states need to tackle it? ठीक है, तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाता है. इस तरीके के इश्यूज को इंडिया कैसे मैनेज कर सकता है, ये जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में घुसपैठ कहते हैं, जो घुसपैठ होती है इसे कैसे रोकना चाहिए, ये आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए. इफ यू आर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओवर देयर और डिस्ट्रिक्ट the magistrate over there, how are you going to take steps to ensure that it does not fall for the घुसपैठीज. ठीक है, जो भी घुसपैठ करते हैं उन उन चीज़ों को आप कैसे डील करोगे एज इफ यू आर डीएम और इफ यू आर आईपीएस और यू आर अ पार्ट ऑफ अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होंगे. इस पर्सपेक्टिव से आपको नोट्स क्या आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस एस्पेक्ट में, और उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. So next is US Supreme Court curbs judges' power on citizenship. So US Supreme Court restricted federal judges' ability to grant broad legal relief in cases like President Trump's citizenship policy. Lower courts must reassess the scope of orders blocking Trump's directive that denied citizenship to children of certain immigrants without permanent residence status. The Trump's executive order cannot take effect for 30 days post ruling. Over 1,50,000 newborns could face denial of citizenship under the policy. अब यूपीएससी के रिलेवेंस में आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में यूएस वर्सेस इंडियन कोर्ट्स के बारे में आप बात कर सकते हो. उनका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है कि यूएस में जो है वो कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, और इंडिया में क्या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है. उसके अलावा जो सिटीजनशिप है इंडियन एस्पेक्ट में वो क्या है, डिफरेंस क्या है सिटीजनशिप में, इस एस्पेक्ट में आप अपने नोट्स बना सकते हो. मीन्स इन केस ऑफ कंपैरेटिवनेस.
So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.